हाय। सो इस सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी। ठीक है, ओके। हाय। सो इस सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी, वो कैसे काम करता है, कैसे जो फूड है उसका डाइजेशन को अकम्प्लिश करवाता है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं डाइजेशन होता क्या है। ठीक है, डाइजेशन होता क्या है और कैसे होता है और क्या अपने को फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली इस पूरे वीडियो में आपको क्या मिलेगा, इस पूरे वीडियो में अपन जो है वो सेक्शन वाइज बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे ओरल कैविटी की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसकी बात करेंगे, ओरल कैविटी की बात करेंगे कि इसमें इनपुट क्या आया और आउटपुट क्या दिया इसने। ठीक है, इसमें कौन कौन सी रिएक्शन हुई और उससे अपने को आउटपुट क्या मिला। ठीक है, जो ओरल कैविटी का आउटपुट होगा वो स्टमक का इनपुट होगा, क्योंकि स्टमक के तो अंदर आ रहा है। ठीक है, तो स्टमक का इनपुट अपन देखेंगे क्या क्या है, जो कि ओरल कैविटी का आउटपुट होगा। ठीक है, वो स्टमक के अंदर है। अब स्टमक में और कौन कौन सी रिएक्शन हुई जिससे स्टमक ने अपना काम कर दिया और अपना जितना डाइजेशन का पार्ट था वो अपना पूरा करके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी तरफ इसने भेज दिया। ठीक है, और जो स्टमक का आउटपुट होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनपुट होगा। क्यों? क्योंकि स्टमक से ही तो कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, जो फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्यूडेनम है। ठीक है, सो जो स्टमक का आउटपुट होगा वो ड्यूडेनम का इनपुट होगा। तो अपन पूरा सिस्टमेटिक वे में एक एक ऑर्गन को अलग से पढ़ के उसमें क्या क्या जो है वो चीज़ें आ रही है, क्या क्या इसमें इनपुट देखने को मिल रहा है और क्या क्या इसने पूरी रिएक्शन करवाई, रिएक्शन भी अपन सिस्टमेटिक वे में देखेंगे और क्या क्या इसमें आउटपुट आया वो भी अपन इस सेशन में देखेंगे। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि अपन जो है वो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट इसका समझ लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है और कब अपन जो है वो डाइजेशन को पूरा बोलेंगे। ठीक है, कब अपन कहेंगे कि अब ये डाइजेशन हो चुका है। अब आप जो डायग्राम देख रहे हो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जो माउथ से एनस तक जो मैंने बनाया है एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में रफ डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको बना कर दिया है। ठीक है, सो इसमें हो क्या रहा है, अपन यहाँ से ले रहे हैं फूड। ठीक है, अपन यहाँ से क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, और फूड के जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। ठीक है, और भी कई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपन फूड के थ्रू इंजेस्ट करते हैं। लेकिन मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब मेन पार्ट क्या बनाता है फूड का, वो होता है प्रोटीन, फैट और लिपिड्स। ठीक है, ये तीनों जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड बनाते हैं, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भी होते हैं। ठीक है, सो अब इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं कि ये जो प्रोटीन, फैट और लिपिड है वो फाइनली जब डाइजेस्ट होंगे तो क्या बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोटीन अपने को देगा, प्रोटीन जो है वो एज इट इज़ अपन यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोटीन जो बाहर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको अपन ब्रेक डाउन करेंगे इनटू एमिनो एसिड। ठीक है, इनटू एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड जो है वो सिंपलर फॉर्म है किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो अपनी बॉडी के थ्रू एज इट इज़ यूटिलाइज नहीं होता है, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। इसके मोनोमर को क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। अभी अपन इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, फैट जब फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में टूट जाएगा, ठीक है, तब अपन क्या बोलेंगे कि इसका डाइजेशन हो चुका है। ठीक है, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट अपन बात करें फैट और लिपिड तो एक ही हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट की, कार्ब्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्ब्स जब इनटू ग्लूकोज, लैक्टोज और ये सिंपलर शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तब अपन कहेंगे इसका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। और ये डाइजेशन जो है माउथ से लेकर, माउथ जो वो एक्सटर्नल ओपनिंग है, माउथ से लेकर कहाँ तक पूरा हो जाता है, यहाँ तक। ये जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है ड्यूडेनम का, ठीक है, DUO से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो माउथ से लेकर ड्यूडेनम तक ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन का। ठीक है, सो माउथ टू ड्यूडेनम ये सारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ड्यूडेनम में आपको पता है कि मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो ड्यूडेनम का जो आउटपुट निकलेगा वो जेजुनम का इनपुट होगा। ठीक है, देखिए जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, वन इज ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है,
सो अपन ने पिछली क्लास में या बेसिक क्लास में भी डिस्कस किया था कि ड्यूडेनम जो है वो यहाँ पर डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो ड्यूडेनम के आगे आता है जेजुनम। सो जो ड्यूडेनम का जो आउटपुट होगा वो जेजुनम का इनपुट होगा, ठीक है, वो जेजुनम का इनपुट होगा। और फिर यहाँ से जेजुनम क्या करेगा, जेजुनम जो है वो यहाँ से एब्जॉर्प्शन का काम शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से किसका काम शुरू कर देगा, एब्जॉर्प्शन का काम शुरू कर देगा, ठीक है। सो आपने देखा कि डाइजेशन का लास्ट स्टेप क्या है, ड्यूडेनम है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि ये जब न्यूट्रिएंट्स टूटेंगे तो इनके सिंपलर फॉर्म क्या है, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, ठीक है। सो आप आइडिया लगा चुके होंगे कि ये जो सिंपलर फॉर्म है अपने को कहाँ देखने को मिलेगी, अपने को ड्यूडेनम में देखने को मिलेगी। सो ड्यूडेनम जो है वो लास्ट पार्ट होता है, इसमें जो है वो अपन सारे सिंपलर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी अपन इस सब चीज़ों को जानने के लिए माउथ से ड्यूडेनम तक क्या हो रहा है अपन ऑर्गन वाइज डिस्कस करेंगे। ओरल कैविटी में क्या इनपुट आया, क्या आउटपुट निकला और क्या इसमें रिएक्शन हुई। फिर अपन डिस्कस करेंगे स्टमक की, क्या इनपुट आया, क्या आउटपुट निकला और इसमें क्या रिएक्शन हुई, ठीक है। फिर अपन बात करें ड्यूडेनम की और ऐसे अपन पूरी जो है वो रिएक्शन भी देखेंगे और क्या इनके आउटपुट आए हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। एकदम स्टोरी की तरह ये पूरी जो है वो डाइजेशन फिजियोलॉजी जो है वो पूरी एकदम स्टोरी है, ठीक है। सो उस स्टोरी को जानने से पहले आपको 3 या 4 कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ एंजाइम्स की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ एंजाइम्स की और स्पेसिफिकली किसकी, जो डाइजेशन में काम आते हैं, ठीक है। एंजाइम्स की बात करता हूँ, ठीक है। एंजाइम्स के लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। 2 कॉन्सेप्ट क्या पता होने चाहिए कि जो एंजाइम है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन पीएच, ठीक है। पीएच क्या होता है, आपको पता है कि H+ की जितनी कंसंट्रेशन होती है उसका एक स्केल पर अगर अपन देखें तो क्या निकल के आता है अपने पास, पीएच निकल के आती है, ठीक है। सो अब फॉर एग्जांपल एंजाइम कैसे होते हैं, एंजाइम जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। आप इसको एक तरह से एंजाइम की स्ट्रक्चर मान सकते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसमें जो है अगर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है, इसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है तो इसमें जो है वो सबस्ट्रेट आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ये सेम जो है वो बायोमोलिक्यूल में आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको मैं बता दूं कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो पीएच पर डिपेंड रहती है, ठीक है। जितनी H+ कंसंट्रेशन हुई या OH- की कंसंट्रेशन हुई उसके हिसाब से अलग अलग एंजाइम की अलग अलग एक्टिविटी शो होती है, ठीक है। दूसरा डाइजेशन की एक और ख़ास बात है। एक और ख़ास बात क्या है, आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है वो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। और ये क्या है, मेरे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड है और डाइजेस्टिव ग्लैंड ने अपना जो सीक्रेशन है वो एलिमेंट्री कैनाल में डाल दिया है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में डाल दिया है, ठीक है। सो आप बार बार पढ़ोगे कि जो ग्लैंड है वो इनएक्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगी, ठीक है। इनएक्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगी और यहाँ पर आके जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर इसको अगर एक्टिव फॉर्म में एंजाइम फंक्शन करवाना है तो क्यों ना ये शुरू में ही एक्टिव फॉर्म रिलीज कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियो का मतलब प्रोटीन, लाइटिक का मतलब तोड़ना। कोई ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है या प्रोटीन को तोड़ रहा है, ठीक है। तो जो ग्लैंड है ये क्या है, ये मेरे पास जो है वो क्या है, ग्लैंड है, ठीक है। तो ग्लैंड को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इसने शुरू में इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ किया और जैसे ही वो एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचा वो एक्टिव हो गया। तो इसका जो है वो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा ये ग्लैंड इसलिए करती है ताकि वो खुद के प्रोटीन को डाइजेस्ट ना कर ले, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो इसने बना दिया, ठीक है। बनाया जब था तो इसने इनएक्टिव फॉर्म में बनाया था, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में बनाया था, चाहे अपन पेप्सिनोजन की बात कर लें, ट्रिप्सिनोजन की बात कर लें, आगे आएंगे ये। तो ये सारे जो एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम है, ठीक है। तो ऐसा ग्लैंड इसलिए करती है, ऐसा ग्लैंड इसलिए करती है ताकि ये ग्लैंड के खुद के जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट ना हो जाए। आपने पढ़ा होगा कि हर एक सेल में प्रोटीन होता है, ठीक है। हर एक सेल में प्रोटीन होता है तो ग्लैंड में भी सेल है और वहाँ पर भी प्रोटीन है। तो अगर ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यहीं एक्टिव हो गए तो ये ग्लैंड को भी डाइजेस्ट कर देंगे, ग्लैंड के प्रोटीन को भी खा जाएंगे, ग्लैंड के प्रोटीन को तोड़ देंगे। तो इसका फंक्शन जो है या यूँ कह लो कि ग्लैंड डेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करती है, ये जो एंजाइम है वो यहाँ पर एक्टिव ना करवा के वो एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन में जाके जहाँ खाना पड़ा है वहाँ जाके एक्टिव कराती है। और एक्टिव कौन करता है, जो एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है वो एक्टिव करता है। और वो फैक्टर क्या हो सकता है, वो फैक्टर हो सकता है पीएच, ठीक है। वो हो सकता है पीएच या हो सकता है कोई अदर एंजाइम हो, ठीक है, या हो सकता है कोई और एंजाइम है वो इसको एक्टिवेट कर दे, ठीक है।
अपन इस पूरी स्टोरी में ये बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला क्या कि एंजाइम की एक्टिविटी पीएच पर डिपेंड है। कैसे है ये देखिए, पीएच जो है वो इसको एक्टिविटी सप्रेस भी कर सकती है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि ग्लैंड कभी भी एक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम है वो सीक्रेट करना पसंद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये जो एंजाइम है उसको ये पता नहीं होता कि ये अपना प्रोटीन है या दूसरा प्रोटीन है, या जो भी एंजाइम ये सीक्रेट करती है उसके हिसाब से अपन देख लेंगे, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी अपनी बॉडी जो है वो इतनी होशियार होती है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉलीमर, डाइमर और मोनोमर का, ठीक है। वैसे तो ये बायोमोलिक्यूल का पोर्शन है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बता देता हूँ, पॉलीमर होता है, एक डाइमर होता है और एक क्या होता है, मोनोमर होता है, ठीक है। मोनोमर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो अपन पूरे बायोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इसका क्या होता है, अल्टीमेटली डाइजेशन देखने को मिलता है। और जो पॉलीमर है, एक्चुअल में ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में टूट गया, तो ये बेसिकली प्रोटीन है क्या? प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। या यूं कह लो कि एमिनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। क्लियर? ये सारा जो है वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी पढ़ते हो, ठीक है। कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारा मिलके क्या बना रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो सब यूनिट है वो क्या है, बहुत सारी है इसमें, ठीक है। डाइमर में क्या होता है, 2 यूनिट्स होती हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइमर बोलते हैं। मोनोमर में क्या होता है, सिंगल यूनिट होती है। क्लियर? अब मोनोमर, डाइमर और पॉलीमर के एग्जाम्पल क्या क्या है वो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर, ठीक है। डाइमर क्या होता है, डाइमर जो है वो डाइपेप्टाइड देखने को मिलता है, या यूं कह लो कि डाइपेप्टाइड वैसे तो 3 प्रोटीन हो गया, लेकिन अपन इसको क्या बोल सकते हैं, डाइमर बोल सकते हैं, ठीक है, डाइपेप्टाइड। क्लियर? और ये क्या हो गया, एमिनो एसिड, ठीक है। या यूं कह लो 2 एमिनो एसिड अगर होंगे तो उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, या डाइपेप्टाइड जो है वो मिस नॉर्मल अपन बोल सकते हैं। लेकिन डाइमर अपन एक बार इसको मान के चलते हैं कि प्रोटीन का डाइमर क्या हो गया, डाइपेप्टाइड, और इसका मोनोमर क्या हो गया, एमिनो एसिड। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च का डाइमर क्या हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है। और माल्टोज का मोनोमर क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। क्लियर? ग्लूकोज हो गया। हालांकि कई डाइमर जो है वो इसके अलग होते हैं। ये सारे जो है वो आइसोमेरिज्म में आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लैक्टोज है, ठीक है, अगर लैक्टोज शुगर है तो इसमें क्या होगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ये सारा जो है वो अपन रिएक्शन में भी देखेंगे, लेकिन जस्ट आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ आवर डाइजेशन, की जो भी पॉलीमर है उसको सबसे पहले डाइमर में कन्वर्ट करो, और डाइमर है उसको बाद में मोनोमर में कन्वर्ट करो, और मोनोमर ही जो है वो आगे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? ये एक और कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर? 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए, फिर अपन स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम का कॉन्सेप्ट, फिर मोनोमर, पॉलीमर और डाइमर का कॉन्सेप्ट, और अब आता है एक म्यूकस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप बार बार देखोगे कि म्यूकस क्या होता है, और बार बार आप देखोगे कि गोबलेट सेल म्यूकस रिलीज करते हैं। हालांकि व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूकस, कि फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, माउथ है, और ये जो है वो मेरे पास एनस है। क्लियर? ओके, ये एनस की एंडिंग हो गई, ठीक है। अब जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, म्यूकस रिलीज होता है, ठीक है। म्यूकस क्या होता है, वोटरी मटेरियल, ठीक है, वाटर होता है इसका मेन कंस्टिट्यूएंट, और एक जो है वो इसमें स्टिकी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। स्टिकी कंपोनेंट आपके लेवल पे ये ध्यान रखना कि म्यूकस इज नथिंग बट द वाटर विद सम स्टिकी मटेरियल, ठीक है। स्टिकी मटेरियल क्या करता है कि एलिमेंट्री कैनाल में जो भी कंटेंट आता है उसको आपस में जोड़ देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं फ्लोर की, आटा जो है वो जब पाउडर फॉर्म में होता है तब बिखरा रहता है, ठीक है। लेकिन आप उसमें पानी डाल देते हैं तो वो क्या आ जाता है, एक आप उसकी बॉल भी बना सकते हो, तो वाटर में क्या होता है, आपने देखा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपस में चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ म्यूकस में क्या होता है, स्टिकी कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, फूड पार्टिकल जो आए हैं उनको एक बॉल की फॉर्म में होल्ड करता है, ठीक है, बॉल की फॉर्म में होल्ड करता है। और ये इसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड है वो आगे जाने में आसानी रहती है, ठीक है।
दूसरी बात क्या कि जब इसमें स्टिकी कंपोनेंट हो गया या स्लिपरी कंपोनेंट हो गया तो इसमें जो फूड ट्रैवल करेगा तो इसकी वॉल में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर म्यूकस ना होता तो इसमें जो है वो ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं, ठीक है। कई डिसऑर्डर में होता है कि म्यूकस अगर कम सीक्रेट होता है तो जैसे ही फूड पार्टिकल गया तो फूड पार्टिकल अभी जो है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। म्यूकस क्या करता है, इसको स्मूथ बना देता है और इसके पासेज को फैसिलिटेट करता है, क्लियर। अगर म्यूकस कम हुआ तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको इंजर भी कर सकता है, क्लियर। तो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल जो है वो इंजर्ड हो सकती है अगर म्यूकस ना होता तो, क्लियर। ये म्यूकस का कॉन्सेप्ट है। ये आपको 3 कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए, तब अपन जो है वो अपनी स्टोरी पर आते हैं, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम, सेकंड पॉलीमर डाइमर, फिर म्यूकस, क्लियर। अब अपन आते हैं अपनी स्टोरी पे, ठीक है। अपनी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, अपनी स्टोरी शुरू होती है यहाँ से, ओरल कैविटी से, क्लियर। डाइजेशन की पूरी स्टोरी जो है वो ओरल कैविटी से शुरू होती है, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास स्टमक, ठीक है। दिस इज स्टमक, ये पैनक्रियाज, ठीक है, ये पैनक्रियाज, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब की अपन ऑर्गन वाइज बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं अपन ओरल कैविटी से, क्लियर, ओके। सो मैं यहाँ पर ओरल कैविटी का एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, ओरल कैविटी हो गई, ठीक है। सो अब इसमें जो है वो इनपुट क्या आया और आउटपुट क्या निकला मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, फूड को इंजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फूड को मैंने अंदर लिया, क्लियर। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ओरल कैविटी, क्लियर। दिस इज माय ओरल कैविटी, ओके। सो अब इसमें इनपुट क्या क्या है, इनपुट क्या क्या है मेरे पास वो मैं लिख लेता हूँ। इनपुट क्या क्या है वो मैं मेरे पास लिख लेता हूँ। इनपुट इज फूड, फूड इनपुट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज ऑल अबाउट द डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन में होता क्या क्या है, डाइजेशन इज नथिंग बट द, डाइजेशन में आप बेसिकली 2 प्रोसेस देखोगे, डाइजेशन में आप बेसिकली 2 प्रोसेस देखोगे। वन इज मैकेनिकल, वन इज मैकेनिकल एंड अदर इज केमिकल, केमिकल, क्लियर। और केमिकल आपको पता है बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रही है तो इसको बायोकेमिकल भी बोल देते हैं, क्लियर। इसको क्या बोल देते हैं, बायोकेमिकल भी बोल देते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो मिक्सी है, मिक्सी जब फूड को काट देती है तो उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं फूड के ऊपर कोई ऐसा केमिकल डाल दूं जो उसको डाइजेस्ट कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल, ठीक है। सो जो अपनी फिजिकली तोड़ती है, ठीक है, तोड़ने का काम मतलब वो मैकेनिकल एक्टिविटी कर रही है, ठीक है। तो डाइजेशन के प्रोसेस में कुछ ऐसा तोड़ने का भी काम होता है। फॉर एग्जांपल टीथ क्या करते हैं, मैकेनिकली, टीथ कोई केमिकल सीक्रेट नहीं करते, वो मैकेनिकली क्या करते हैं कि फूड को जो है वो खा लेते हैं, ठीक है। फूड को जो है वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं मैकेनिकली, उसके जो बड़ा पार्ट दिख रहा था उसके छोटे 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 टुकड़े कर देते हैं, क्लियर। बायोकेमिकली में क्या होता है, केमिकल आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, एंजाइम्स आते हैं, केमिकल आते हैं, वो क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, क्लियर। ये सारी बात होगी अपनी डाइजेशन की, ठीक है। ये मोटा मोटी बात है, ओके। अब मैं आता हूँ ओरल कैविटी पे इनपुट की, ठीक है। इनपुट क्या हो गया, फूड हो गया। नेक्स्ट इनपुट क्या होता है इसमें, नेक्स्ट इनपुट होता है इसमें सलाइवा का, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मेरे पास सैलिवरी ग्लैंड है और सैलिवरी ग्लैंड ने क्या किया, मैं एक ही सैलिवरी ग्लैंड बना रहा हूँ, हालांकि 6 सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, 2 पैरोटिड, 2 सब मैक्सिलरी और 2 सब लिंगुअल, ठीक है, जो टंग के नीचे होती है, ठीक है। ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ सैलिवरी ग्लैंड, क्लियर। दिस इज आवर सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, जो क्या सीक्रेट करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है, और वो कहाँ आते हैं, ओरल कैविटी में आते हैं, ठीक है। दूसरा ये क्या, अपन इसके फ्लूइड को, इसके सीक्रेशन को क्या बोलते हैं, सैलाइवा सीक्रेट करती है, क्लियर। सो ओरल कैविटी में इनपुट एक और क्या आ रहा है, एक और इनपुट आ रहा है सैलाइवा, क्लियर। अनदर इनपुट इज सैलाइवा। अब इसमें एक्टिविटी क्या हो रही है, ठीक है। इनपुट आ गया मेरे पास फूड और सैलाइवा, इसके अलावा कोई इनपुट नहीं, ठीक है। ये अब मेरे पास प्रॉपर इनपुट आ गया, क्लियर। अब सैलाइवा की कंस्टिट्यूशन देखते हैं, क्लियर। उससे पहले मैं लिख लेता हूँ इनपुट। अब यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। हर ऑर्गन में अपन यही देखेंगे कि इनपुट क्या आ रहा है, एक्टिविटी मतलब कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, और आउटपुट क्या जा रहा है, ठीक है। अब एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी जानने से पहले सैलाइवा की कंस्टिट्यूशन पता होनी चाहिए कि सैलाइवा बना हुआ किससे है, क्लियर। सैलाइवा में जो है वो मेनली क्या होता है, मेनली वाटर होता है, क्लियर। मेनली क्या होता है, सैलाइवा में वाटर होता है, प्लस सैलाइवरी अमाइलेज होता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है सैलाइवरी अमाइलेज, प्लस लाइसोजाइम होते हैं, ठीक है, प्लस लाइसोजाइम होते हैं, ठीक है। प्लस इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स भी देखने को मिलते हैं, क्लियर। इलेक्ट्रोलाइट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारी बात होगी मेरी सलाइवा की, ठीक है।
अब इसकी वजह से क्या होगा, देखिए सेलेवरी एमाइलेज जो है, सेलेवरी एमाइलेज मेरे पास एंजाइम है, ये किसका डाइजेशन करता है, ये डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का। ये किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है, ठीक है। सो अगर सलाइवा में ये एंजाइम है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ होना चाहिए, ठीक है, और होता भी है। कैसे होता है ये देखते हैं। अब आपको पता है कि फूड जो है वो अपन सलाइवा में कितनी देर तक रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30-40 सेकंड तक, ठीक है। तो उतनी देर में सेलेवरी एमाइलेज जो है वो पूरा प्रॉपर डाइजेशन नहीं करता, ठीक है, पूरा प्रॉपर डाइजेशन नहीं करता। तो होता क्या है, सिर्फ 30% डाइजेशन होता है, ठीक है। जो स्टार्च है, स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, माल्टोज में, ठीक है। अब बच्चे आकर पूछते हैं कि क्या सर स्टार्च का 30% डाइजेशन हुआ है, नहीं, 30% स्टार्च मॉलिक्यूल का डाइजेशन हो गया माल्टोज में, 70% मेरे पास स्टार्च मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 100 स्टार्च मॉलिक्यूल थे तो मेरे पास सिर्फ 30 माल्टोज आए हैं और 70 स्टार्च मॉलिक्यूल पड़े हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन 30% ऑफ स्टार्च डाइजेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, 30% ऑफ स्टार्च डाइजेशन, ठीक है। दूसरा इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, दूसरा इसका कंस्टिट्यूएंट है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा, देखिए फूड जो है वो जैसे इनगल्फ हुआ तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पोर्शन इसके कांटेक्ट में आया वो क्या है, ओरल कैविटी। तो हो सकता है फूड के साथ कई बैक्टीरिया चले गए हो, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए किसका काम आता है, लाइसोजाइम का काम आता है। लाइसोजाइम वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, जो भी इसमें अनवांटेड बैक्टीरिया आए हैं उसको किल कर देता है, ठीक है। ये बेसिक बात हो गई किसकी, ओरल कैविटी की, क्लियर। दूसरा जो है वो इसमें मैकेनिकल डाइजेशन तो होता ही है, मैकेनिकल डाइजेशन इन फॉर्म ऑफ टीथ, जो इसमें मैकेनिकल डाइजेशन करवाते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो कौन करवाता है, टीथ करवाते हैं, क्लियर। ये इतनी बात हो गई इसकी, ठीक है। दूसरा, अब मैं यहाँ पर आपको पता लग ही गया होगा कि इसमें आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या आया है, आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का आउटपुट क्या मिला, देखिए इनपुट क्या था मेरे पास, इनपुट था जस्ट फूड पार्टिकल जो फर्स्ट टाइम किसके कांटेक्ट में आया है, अपनी ओरल कैविटी के कांटेक्ट में आया है, ठीक है। और इसमें एक्टिविटी क्या हुई, ये एक्टिविटी हो गई, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास आउटपुट क्या आया है, आउटपुट आया है 30% ऑफ माल्टोज। 30% क्या आया है मेरे पास, माल्टोज आया है, या यूँ कह लो 30 मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज आए हैं, ठीक है। और 70% मेरे पास अभी भी स्टार्च मॉलिक्यूल जो है पूरे अच्छे से प्रेजेंट है, ठीक है। अब लिपिड का तो यहाँ डाइजेशन नहीं हुआ, तो जो लिपिड अपन ने फूड के साथ लिया था वैसा का वैसा ही यहाँ पर आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है। लिपिड में कोई डाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। स्टार्च भी पड़ा है, लिपिड भी पड़ा है और प्रोटीन भी पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कोई और एंजाइम नहीं है जो लिपिड और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए, क्लियर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पीएच की बात कर लेते हैं, पीएच की बात कर लेते हैं। पीएच कितनी होती है इसकी, पीएच जो है वो इसकी स्लाइटली एसिडिक होती है, 6 to 6.5 इसकी पीएच देखने को मिलती है, क्लियर। 6 to 6.5 इसकी पीएच देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, सो 6.8 कई जगह एनसीईआरटी, तो ये सब चलता है, ठीक है। तो इसमें इनपुट क्या आया, फूड आया और सलाइवा आया, ठीक है। आउटपुट क्या मिल गया मेरे को, आउटपुट मेरे को ये सारा जो है वो आउटपुट मिल गया, क्लियर। ये आपको समझ आया कि प्रोटीन लिपिड क्यों आए, क्योंकि सलाइवा कोई ऐसा एंजाइम सीक्रेट नहीं करती जो प्रोटीन या लिपिड का डाइजेशन कर पाए, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि जो लिपिड है और जो प्रोटीन है वो एज इट इज़ किस में जाएंगे, स्टमक में चले जाएंगे, ठीक है। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ओरल कैविटी का जो आउटपुट होगा वो स्टमक का क्या होगा, इनपुट होगा, क्योंकि इसोफेगस में तो कोई डाइजेशन होता नहीं, ठीक है। तो इसोफेगस जस्ट एज अ कंडक्टिंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं, जो ओरल कैविटी से स्टमक में फूड को ट्रांसफर कर देती है, क्लियर। अब स्टमक में क्या होता है, जो ओरल कैविटी का आउटपुट है वो स्टमक में आता है, ठीक है, एज अ इनपुट, ठीक है। तो अपन बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ये मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बना देता हूँ स्टमक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बना दिया, स्टमक बना दिया, देखिए रफ डायग्राम बना है। तो इसमें जो इनपुट आया है वो क्या है, बेसिकली ओरल कैविटी से आया है, तो मैं इनपुट लिख देता हूँ। इनपुट क्या आया है मेरे पास, इनपुट जो है वो मेरे पास क्या आया है, प्रोटीन आया है, लिपिड आया है, ठीक है, प्रोटीन आया है, लिपिड आया है, और पार्शली डाइजेस्टेड स्टार्च आया, और स्टार्च जो है वो एज इट इज भी पड़ा है, ठीक है। पार्शली डाइजेस्टेड स्टार्च भी पड़ा है, क्लियर। ये मेरे पास इनपुट आया है, क्लियर, और वाटर और वो सब तो आए हैं, क्लियर। ये सारा जो है मेरे पास इनपुट आ गया, माल्टोज, प्रोटीन, लिपिड, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका इनपुट हो गया, ठीक है।
और इसमें क्या आया है, और इसमें जो है वो गैस्ट्रिक एसिड आया है, ठीक है। इसमें जो इनपुट आया है वो क्या आया है, गैस्ट्रिक एसिड आया है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया था, बेसिक में बताया था कि स्टमक क्या करता है, इसको 4 घंटे तक फूड को स्टोर करके रखता है, 4 से 5 घंटे तक फूड यहाँ स्टोर होता है, क्लियर। सो इसमें कांस्टेंट चर्निंग मूवमेंट, हिस्टोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि इसमें चर्निंग मूवमेंट होने की वजह से इसमें एक और मसल प्रेजेंट होती है, दैट इज ओब्लिक मसल लेयर, ठीक है। सो अब इसमें क्या होना होता है, इसमें जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, क्लियर। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और वो किसका सीक्रेशन करती है, गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन करती है इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ स्टमक, क्लियर। ल्यूमेन किसको बोला है, जो फ्री एरिया है उसको ल्यूमेन बोला है, ठीक है। प्लस गैस्ट्रिक एसिड। अब गैस्ट्रिक एसिड में होता क्या है, या यूँ कह लो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये क्या होगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होगी। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो 3 सेल से मिलकर बनी होती है, वन इज म्यूकस नेक सेल, वन इज म्यूकस नेक सेल, अनदर इज ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल्स, एंड नेक्स्ट वन इज पैराइटल सेल्स, क्लियर। अब इनका सीक्रेशन क्या क्या होता है, म्यूकस नेक सेल एज नेम सजेस्ट ये किसका रिलीज करेगी, म्यूकस को रिलीज करेगी। ऑक्जेंटिक सेल, इसी को क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल भी बोलते हैं, क्लियर। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर क्या आएगा, पेप्टिक सेल। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल एक ही चीज़ है, क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा, पेप्टिक सेल, या इसी को क्या बोलते हैं, चीफ सेल भी बोलते हैं, क्लियर। ऑक्जेंटिक सेल क्या रिलीज करेगी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन करती है क्या, ऑक्जेंटिक सेल। नेक्स्ट इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर को भी रिलीज करती है, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या क्या चीज़ें हैं। पेप्टिक सेल क्या रिलीज करती है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। अभी मैंने आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो ग्लैंड्स होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम रिलीज करती है, इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम है वो रिलीज होते हैं, और ल्यूमेन में आके कोई ऐसे फैक्टर होते हैं जो इनको क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, ताकि वो ग्लैंड खुद जो है वो डाइजेस्ट ना हो जाए, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है इंट्रिंसिक फैक्टर का। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, देखो बच्चों, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो क्या करवाता है, विटामिन B12 का, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, देखिए विटामिन B12 किसके लिए काम आता है, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सो एक बार क्वेश्चन आया था कि स्टमक में से कौन सी सेल निकाल दें, या यूं कह लो डाइजेस्टिव सिस्टम में से कौन सी सेल अगर निकाल दें तो एनीमिया हो जाएगा, पर्सन को एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो स्टमक में से अगर ऑक्जेंटिक सेल को निकाल देते हैं तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं होगा, जिससे आरबीसी कम बनेगी, कम आरबीसी को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, क्लियर। सो ये बात आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन क्या करवाएगा, पेप्सिनोजन जो है वो मैंने आपको बताया कि प्रिकर्सर फॉर्म है, प्रिकर्सर क्या होता है, कच्चा माल, क्लियर। अब इसको जो है पेप्सिनोजन को एक्टिवेटिंग फैक्टर कौन मिलेगा, यहाँ पर आकर एक्टिवेटिंग फैक्टर मिलेगा HCl, क्लियर। HCl जो है वो यहाँ पर पड़ा है, ठीक है, HCl यहाँ पर पड़ा है, और यहाँ से आएगा पेप्सिनोजन, और क्या बन जाएगा, पेप्सिनोजन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, H+ आयन क्या बनवा लेगा, पेप्सिन एंजाइम का फॉर्मेशन करवा लेगा, क्लियर। अब पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन आया है उसको डाइजेस्ट करेगा इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, क्लियर। पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन आया है मेरे पास, क्लियर, जो प्रोटीन आया है उसको डाइजेस्ट करेगा, किस में, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में, क्लियर। अब यहाँ से आपको जो है वो काफ़ी बातें क्लियर हो रही है कि सिर्फ एक एंजाइम रिलीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होगा, ठीक है। तो जो ओरल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन 30% हुआ था वो यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रोटीन का डाइजेशन होगा इनटू प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, क्लियर। अब यहाँ पर आप आउटपुट अच्छे से लिख सकते हो, क्लियर, आउटपुट अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर मेरे साथ साथ आप लिखिए कि व्हाट इज द आउटपुट हेयर, आउटपुट ऑफ स्टमक। स्टमक का आउटपुट क्या आया, देखो बच्चों, स्टमक का आउटपुट क्या आया, देखिए कोई भी चीज़ जो है वो 100% नहीं होती बायोलॉजी में, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, प्रोटीन भी 100% डाइजेस्ट नहीं होगा, तो प्रोटीन तो अपने को देखने को मिलेगा ही, ठीक है, 100% कोई चीज़ नहीं होती बायोलॉजी में, ठीक है। लेकिन प्रोटीन के साथ साथ कुछ एक प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो भी जाएंगे, क्लियर। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 प्रोटीन मॉलिक्यूल थे, तो मान लेते हैं कि 50 प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो गए, क्लियर, इनटू पेप्टोन्स, और उसने 50 प्रोटीन मॉलिक्यूल ने क्या बना दिया, पेप्टोन बना दिया, प्रोटियोजेस बना दिया, क्लियर। लेकिन 50 प्रोटीन तो पड़े,
तो प्रोटीन भी होगा, पेप्टोन भी होगा, ठीक है, और प्रोटीएजेस भी होगा। क्लियर। उसके साथ साथ जो स्टार्च आया था वो भी देखने को मिलेगा, स्टार्च भी देखने को मिलेगा, माल्टोज भी देखने को मिलेगा, जो कहाँ बन गया था, सैलिवरी ग्लैंड ने उसका काम कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, क्या यहाँ पर लिपिड का डाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा, तो लिपिड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लिपिड जो है वो एज इट इज, लिपिड का डाइजेशन अभी शुरू नहीं हुआ। ठीक है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि स्टार्च का डाइजेशन शुरू कहाँ होता है? इनटू ओरल कैविटी। प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कहाँ होता है? इनसाइड स्टमक। लेकिन लिपिड का डाइजेशन अभी तक शुरू हुआ है? नहीं हुआ। क्लियर। अब जो फूड है, अब ये जो आउटपुट है, ये क्या करेगा? ये इनपुट बनेगा किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्लियर। इट एक्ट एज इनपुट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्ट एज इनपुट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है? ड्यूडेनम। तो इनपुट ऑफ ड्यूडेनम भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, और ड्यूडेनम में मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका जो जितने भी अपन यहाँ पर छोटे मोटे मॉलिक्यूल देख रहे हैं वो सारे के सारे अल्टीमेटली डाइजेस्ट होने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ तक जितने छोटे मोटे डाइजेशन हुए वो ठीक है। अब ड्यूडेनम आ गया, ड्यूडेनम इन सब का डाइजेशन कर देगा। क्लियर। ओके, सो यहाँ तक बात क्लियर हुई। ठीक है, सो अब ये जो फूड यहाँ से ऊपर से आया था, ओरल कैविटी से आया था, उसको अपन ने बोला था बोलस। ठीक है, बोलस बोला था, और यहाँ से जो निकलेगा उसको बोलेंगे अपन काइम। क्लियर। इसको क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। तो काइम जो है वो कुछ नहीं है, बस फूड का वो फॉर्म है जो स्टमक से निकल के कहाँ जा रहा है? इंटेस्टाइन में जा रहा है। क्लियर। अब अपन बात करते हैं इंटेस्टाइन की, या यूं कह लो ड्यूडेनम की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी? ड्यूडेनम की बात करते हैं। क्लियर। ड्यूडेनम की यहाँ पर बात करते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। ठीक है, ओके। ये मेरे पास क्या आ गया? ड्यूडेनम हो गया, और यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है? काइम आ रहा है। ठीक है, तो काइम इसमें क्या हो गया? इनपुट हो गया, और इससे जो है वो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो रिलीज होगा वो इसका क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, सो अब इसमें इनपुट क्या क्या आया? इस साइड में इनपुट लिखूंगा और इस साइड में आउटपुट लिख दूंगा। क्लियर। थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में इनपुट क्या आ गया है? इसमें इनपुट आ गया प्रोटीन्स, प्रोटीन इसमें इनपुट आ गया। थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं ताकि अच्छा लगे। ठीक है, तो इनपुट इसमें क्या क्या आ गया? इनपुट इसमें आ गया प्रोटीन्स, पेप्टोन, स्टार्च, माल्टोज, और भी काफ़ी शुरू कर, क्योंकि आपने देखा होगा कि माल्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ठीक है, गैलेक्टोज हो गया और सुक्रोज हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये इसके आइसोमर होते हैं। क्लियर। जो डाइसैकेराइड्स होते हैं ये आइसोमर्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, लिपिड्स एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, लिपिड्स एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि और वाटर भी अपन बात कर सकते हैं। क्लियर। ओके, फाइन। ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास है ड्यूडेनम। क्लियर, ड्यूडेनम है। अब ड्यूडेनम में और इनपुट क्या क्या आएंगे? ये तो आ गया काइम। क्लियर। नेक्स्ट इनपुट क्या आएगा? नेक्स्ट जो है वो इसका खुद का एक सीक्रेशन होता है। ड्यूडेनम का खुद का एक सीक्रेशन होता है जो कौन रिलीज करती है? इसकी वॉल रिलीज करती है। क्लियर। सो आपने देखा होगा कि इसमें जो वो सब म्यूकोसा भी क्या हो जाती हैं? ग्लैंड्स बना लेती हैं। क्लियर। सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड देखने मिलती है, और भी काफ़ी सारे ग्लैंड्स होती हैं जो सारे मिलके क्या बनाती है? एक डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करती है, जिसको अपन बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्लियर। SE से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। क्लियर। बहुत सिस्टमेटिक वे में अपन देखने वाले हैं। तो इसमें एक और इनपुट क्या आ गया? जो ड्यूडेनम का खुद का इनपुट है। क्लियर। दैट इज नोन एज SE, और SE को क्या बोलते हैं अपन? सक्कस एंटेरिकस। ई है यहाँ पे, आई नहीं है, एंटेरिकस। क्लियर। जिसको अपन इंटेस्टिनल जूस भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंटेस्टाइन का ही जूस है। क्लियर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टिनल जूस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात सारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट मैं क्या बताता हूँ आपको कि और यहाँ पर क्या क्या आएगा। ठीक है, सो अब एक यहाँ पर एक और ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज पैनक्रियाज। एक लंबा सा ऑर्गन है जिसकी विड्थ थोड़ी कम है। ठीक है, यहाँ ये कौन सा ऑर्गन हो गया? ये हो गया पैनक्रियाज। क्लियर। यहाँ से क्या आएगा? पैनक्रियाटिक जूस आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? पैनक्रियाटिक जूस आएगा। क्लियर। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? इसके ऊपर जो है वो मेरे पास लीवर प्रेजेंट है। ठीक है, लीवर प्रेजेंट है, और लीवर से क्या आएगा? बेसिकली बाइल आएगा। क्लियर। लीवर से क्या आएगा? बाइल आएगा, और पैनक्रियाज से क्या आएगा? पैनक्रियाटिक जूस आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
ठीक है। तो इनपुट में मैं और क्या क्या लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ मैं पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ बाइल, जो कहाँ से आ रहा है, बाइल कहाँ से आ रहा है, लीवर से आ रहा है, ठीक है। ये सारे मेरे पास क्या हो गए, इनपुट हो गए। स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए अपने को एक दो स्लाइड और ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये एक बात और ध्यान रखना कि ये गोल ब्लैडर से नहीं आता बाइल, बाइल जो वो बनाता कौन है, बाइल लीवर बनाता है, गोल ब्लैडर जस्ट स्टोर करता है इसको, ठीक है। तो बाइल आ गया यहाँ से, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस आ गया और सक्कस एंटेरिकस आ गया, ठीक है, और ऊपर से क्या आ गया, काइम आ गया। ये इतने सारे सीक्रेशन और इतने सारे जो है वो इनपुट इसमें आ गए, और इसमें अब एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी वो देखते हैं, ठीक है। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि इसमें जो है वो कंटेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। बाइल में क्या क्या कंटेंट होता है वो देख लेते हैं। बाइल में जो है वो बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। बाइल साल्ट्स कौन कौन से होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ठीक है। बिलीवर्डिन जो किससे बने थे, याद करो, अपन ने देखा था कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन वगैरह ये जो है किससे बने थे, बाइल किससे बना था, डेड आरबीसी से बना था, क्लियर। बाइल साल्ट हो गए, बाइल पिगमेंट हो गए, क्लियर, बाइल पिगमेंट हो गए, और इलेक्ट्रोलाइट भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। ये बाइल का कंस्टिट्यूएंट हो गया। इसमें कोई एंजाइम है नहीं, इसमें कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो बाइल कंटेन नो एंजाइम, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं सक्कस एंटेरिकस की बात कर लेते हैं। सक्कस एंटेरिकस में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। सक्कस एंटेरिकस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, इसको अपन दोबारा से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो अपन देख लेते हैं। माल्टेज होता है इसमें, ठीक है, बेसिकली डाइसैकेराइडेज होता है, ठीक है, डाइसैकेराइडेजेस होते हैं इसमें, ठीक है। डाइसैकेराइडेज में कौन से आ गए, माल्टेज आ गया, माल्टेज आ गया, और क्या आ गया, लाइपेजेस आ गया। लाइपेजेस का मतलब यहाँ पर लिपिड का डाइजेशन होने वाला है, ठीक है, लाइपेजेस आ गया, ठीक है। और क्या आ गया इसमें, और आ गया इसमें न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज आ गया, ठीक है। ये सारे एंजाइम जो है वो किसके कंस्टिट्यूएंट है, सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टिनल जो ड्यूडेनम खुद रिलीज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैनक्रियाज की, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो क्या क्या सीक्रेट करता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस क्या क्या रिलीज करता है, इनएक्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट शुरू में ही बता दिया इनएक्टिव एंजाइम का क्या कॉन्सेप्ट है। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या आ गया, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम आ गया, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, दिख रहा है आपको, ठीक है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज आ गया। और दूसरा एंजाइम क्या आ गया इसमें, लाइपेज और न्यूक्लियस भी आ गया, ठीक है, लाइपेज भी आ गया और क्या आ गया, न्यूक्लियस भी आ गया, ठीक है। तो आप अगर देखें तो लाइपेज इसमें जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो लाइपेज के एंजाइम कहाँ से आते हैं, पैनक्रियाटिक जूस से आते हैं और सक्कस एंटेरिकस से आते हैं, क्लियर। सो यहाँ पर लिपिड का डाइजेशन ये कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। अब सीक्वेंस कैसे फॉलो होता है वो यहाँ पर अपन देखते हैं, ठीक है, ओके। सो अब आपने देखा कि बाइल का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं आया, तो क्या इसका कोई काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है फैट के इमल्सिफिकेशन में, ठीक। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है वो अभी अपन देखने वाले हैं कि व्हाट इज द टर्म नोन एज फैट इमल्सिफिकेशन, वो क्या होता है, ठीक है। तो पूरा सीक्वेंस अपन देखने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए मेरे साथ, यहाँ से फूड आया, ठीक है, काइम आया, काइम आते ही जो पैनक्रियाज और इसका बाइल का जो सीक्रेशन है वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, दैट इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। सो अब यहाँ पर कहानी की शुरुआत करते हैं अपन, सीक्वेंस फॉर्म में अपन जो है वो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, ओके। सो जो ट्रिप्सिनोजन आया, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन या जो भी एंजाइम होते हैं, जो भी इनएक्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं, उनके लिए जब
फॉर एग्जांपल यहाँ से ग्लैंड है, ठीक है, यहाँ से ये पैनक्रियाज की ग्लैंड है, इसने जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम बनाए हैं और रिलीज करते ही क्या हो गए, एक्टिव फॉर्म में आ गए। क्यों एक्टिव फॉर्म में आए? क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसे पीएच होगी, या यूँ कह लो कि वहाँ पर कुछ ऐसा स्पेसिफिक एंजाइम होगा जो इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। क्लियर? सो एक यहाँ पर एंजाइम होता है दैट इज नोन एज एंटेरोकाइनेज, ठीक है, जो कौन रिलीज करती है, जो इसकी वॉल ही रिलीज करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये और लिख देता हूँ एंटेरोकाइनेज, ठीक है। एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, एंटेरोकाइनेज जो है वो इसको ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा कौन, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज किसको एक्टिवेट करेगा, ट्रिप्सिनोजन को, ठीक है। सो ये एक्टिवेट हो गया ट्रिप्सिन में। क्लियर? और ट्रिप्सिन आगे जाके जो काइमोट्रिप्सिन, वो सारे जो फैक्टर हैं उनको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या मिल गया, काइमोट्रिप्सिन मिल गया, ठीक है, एक ट्रिप्सिन मिल गया, एक काइमोट्रिप्सिन मिल गया, एक कार्बोक्सी पेप्टिडेज मिल गया, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज मिल गया मेरे पास, ठीक है। तो ये सारे जो एंजाइम हैं वो मेरे पास मिल गए। तो ये तीनों मिलके, ये तीनों एंजाइम मिलके क्या करेंगे, ये तीनों एंजाइम मिलके किसका डाइजेशन करवाएंगे, प्रोटीन का डाइजेशन करवाएंगे। तो जो प्रोटीन मेरे पास आया था, ठीक है, प्रोटीन आया था, पेप्टोन आया था, ठीक है, पेप्टोन आया था, और ये सारा जो है वो डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा काम हो गया पैनक्रियाज के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का, ठीक है, जो प्रोटीन का डाइजेशन करवा दिया डाईपेप्टाइड में, ठीक है। आगे जो है, आगे इसमें क्या रिलीज होता है, आगे इसमें जो है वो पैनक्रियाटिक जूस में लाइपेज भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, और इसके साथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलेज भी देखने को मिलता है, ठीक है, अमाइलेज भी देखने को मिलता है। क्लियर? अब अमाइलेज क्या करता है, जिसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, क्योंकि अपन ने एक अमाइलेज और पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले सैलिवरी ग्लैंड में पढ़ा था, सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है जो स्टार्च का डाइजेशन करवा देता है, या स्टार्च या माल्टोज बोल लीजिए, स्टार्च का डाइजेशन करवा देता है इनटू डाइसैकेराइड्स में, ठीक है, इनटू डाइसैकेराइड्स में। क्लियर? डाइसैकेराइड्स में डाइजेशन करवा देगा, ठीक है, प्रोटीन का हो ही गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो बाइल है वो क्या करेगा, बाइल का एक्शन क्या है, फैट आया, ठीक है, यहाँ से फैट आया और यहाँ पर इसने एक्ट किया बाइल ने। क्लियर? अब ये क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, इमल्सिफाइड फॉर्म में या मिसेल बना देगा, इसके छोटे छोटे पार्टिकल बना देगा, दैट इज नोन एज मिसेल। देखिए होता क्या है कि अपन फूड के साथ बहुत सारा पानी लेते हैं, या यूँ कह लो कि इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे लेते हैं, ठीक है, लेकिन फैट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, फैट इज हाइड्रोफोबिक। तो ये जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है, तो इसको जो है वो पहले तोड़ना ज़रूरी है और इसको वाटर सोल्यूबल बनाना ज़रूरी है, ठीक है, तभी इस पे जो है वो एंजाइम ढंग से काम करेंगे, ठीक है। ओके, सो जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक एंजाइम जो है इसमें बेसिकली काम नहीं कर पाएंगे। तो जो फैट का एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल था, ठीक है, जो फैट का एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल था वो बेसिकली टूट के किस में कन्वर्ट हो गया, मिसेल में कन्वर्ट हो गया, छोटे छोटे इसमें फैट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, ताकि यहाँ पर जो लाइपेज एंजाइम है वो ढंग से एक्ट कर पाए। क्लियर? ताकि जो लाइपेज एंजाइम है वो यहाँ पर ढंग से इसमें एक्ट कर पाए, ठीक है। सो ये काम हो गया किसका, पैनक्रियाटिक जूस का और बाइल का, ठीक है, जो लीवर बनाता है अपना, ठीक है, ये सारी बात होगी। नेक्स्ट अपन अगर बात करें इंटेस्टिनल जूस की, ठीक है, तो ये सारा डाइजेशन हो गया, तो अब जो है वो इंटेस्टिनल जूस इसको फर्दर डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, फर्दर डाइजेस्ट किस में करेगा वो ये अभी अपन देख लेते हैं, ठीक है। मिसेल बन गया और मिसेल जो है वो लाइपेज के कांटेक्ट में आने से किस में कन्वर्ट हो गया, डाइग्लिसराइड्स में, डाइग्लिसराइड्स में जो इसका डाइमर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अब इंटेस्टिनल जूस की बारी आती है, ठीक है, अब इंटेस्टिनल जूस की बारी आती है। तो मेरे पास जो डाइसैकेराइड्स आई हैं, ठीक है, या डाईपेप्टाइड आए हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, डाईपेप्टाइड आ गए, डाईपेप्टाइड आ गए, डाइसैकेराइड्स आ गई, डाइसैकेराइड्स आ गई, और क्या आ गया मेरे पास, न्यूक्लियोटाइड वगैरह वो सब आ गए, ठीक है, तो उनकी अभी बात करेंगे। डाईपेप्टाइड आ गए तो इसमें जो है वो इंटेस्टाइन का कौन सा एंजाइम काम करेगा, डाईपेप्टिडेज काम करेगा। क्लियर? डाईपेप्टिडेज काम करेगा। डोंट वरी, मैं लास्ट में आपको पूरा एक बार समरी में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो डाईपेप्टाइडेज से क्या बन गया, एमिनो एसिड बन गया, ठीक है, एमिनो एसिड ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। डाइसैकेराइड जो है वो यहाँ पर बहुत तरह के डाइसैकेराइड है और ये रिएक्शन
हर बार आती है ऑलमोस्ट, ठीक है, हर बार आती है। तो इसमें 3 तरह के जो है वो मेरे पास डाइसैकेराइड है। वन इज सुक्रोज, ठीक है, वन इज सुक्रोज, अनदर इज माल्टोज, फिर आती है मेरे पास लैक्टोज। क्लियर, लैक्टोज। ये 3 टाइप की डाइसैकेराइड्स हैं, ठीक है। तो सुक्रोज पर एंजाइम एक्ट करेगा, सुक्रोज से रिलेटेड ही उसका नाम है, दैट इज सुक्रेज। क्लियर। माल्टोज पर एंजाइम एक्ट करेगा, माल्टोज से रिलेटेड ही उसका नाम है, दैट इज माल्टेज। क्लियर। लैक्टोज पर एक्ट ऐसा एंजाइम करेगा, इससे रिलेटेड ही नाम है, दैट इज नोन एज लैक्टेज। इतना यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। सो सुक्रोज बना होता है 2 ग्लूकोज का। तो जब सुक्रोज का डाइजेशन होगा तो वो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, ठीक है। और 2 ग्लूकोज का कौन बना होता है, माल्टोज बना होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इसमें, ठीक है। अब लैक्टोज किसका बना होता है, 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज का। तो जब लैक्टोज का डाइजेशन होगा, लैक्टेज इसका डाइजेशन करवाएगा, तो मेरे पास क्या मिल जाएंगी, ग्लूकोज मिल जाएगा प्लस गैलेक्टोज मिल जाएगा, GAL, ठीक है। तो ये रिएक्शन हर बार आती हैं, हर बार आती हैं, इसको जो है वो आपको मगअप कर लेना है। क्लियर। इसमें जो है वो आपको बिल्कुल आपको ये नहीं देखना कि इसको कहाँ से रटें, कैसे रटें, इसको जो है वो आप एकदम अच्छे से ध्यान होना चाहिए आपको। क्लियर। सुक्रोज हो गया, सुक्रोज पे एक्ट करेगा सुक्रेज जो बनाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज पे एक्ट करेगा माल्टेज जो बनाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज पे एक्ट करेगा लैक्टेज जो बनाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो अल्टीमेटली एम आप समझ रहे हो, एम अपना क्या है कि फाइनल जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे अपन बना सकते हैं वैसा अपने को बनाना है, ताकि अपना जो है वो रीएब्जॉर्प्शन हो जाए। क्लियर। अब बात आती है न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। अब बात आती है न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो था, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन की बात करते हैं। ये सारा जो है वो ड्यूडेनम में ही चल रहा है, ठीक है, ड्यूडेनम में ही चल रहा है वो। तभी अपन आउटपुट की भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड था मेरे पास, न्यूक्लिक एसिड था, उसका डाइजेशन हुआ इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। किसने करवाया, न्यूक्लिएजेस ने। न्यूक्लिएजेस ने कहाँ से आया, फ्रॉम पैनक्रियाज, ये आया पैनक्रियाज से। क्लियर। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एक्ट करेगा कौन इस पे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। कौन एक्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइडेज, जो कहाँ से आया, जो सीक्रेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज नोन एज सक्कस एंटेरिकस, जो है वो इसका मेन सीक्रेशन करवाता है। क्लियर। तो न्यूक्लियोटाइडेज क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, प्लस जो है वो अपने को इसमें न्यूक्लियोसाइड देखने को मिलेगा, प्लस इसमें क्या देखने मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं, शुगर, पेंटोज शुगर होती है, और फॉस्फेट होती है, और क्या होता है अपने पास, बेस होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। क्लियर। सो मेरे पास क्या क्या बच गया, नाइट्रोजन बेस और शुगर और फॉस्फेट मिली। क्लियर। ये सब अपन यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। सो अब ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि न्यूक्लियोटाइडेज जो है वो किसका है, न्यूक्लियोटाइडेज जो है वो किसका एंजाइम है, सक्कस एंटेरिकस का है, और न्यूक्लियेजेस किसका एंजाइम है, पैनक्रियाज का एंजाइम है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है।